प्यारे दोस्तों, मैं रत्नभूषण, फ्रेंड मोटिवेटर एंड गाइड टू आईएएस एस्पिरेंट, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप ट्रेनर, सीईओ, कोच, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट एंड पॉलिसी एडवाइजर। कर्मण्य कर्म कर्मण्य कर्म यह पश्चेद कर्मणि च कर्म यह सबुद्धिमान मानव मनुष्य स युक्ते कृत्य कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। ये श्लोक मैंने श्रीमद् भगवत गीता से यथारूप से लिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज ऑफ टुडे, सोर्स हिंदू न्यूज, दैनिक जागरण एंड नवभारत टाइम्स। बुरा वक्त बीत चुका है इकोनॉमी का। आरबीआई की मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी का मानना है कि कोविड संकट के असर के चलते इंडियन इकोनॉमी में अनिश्चितता का माहौल है। रिटेल महंगाई में तेजी जा रही है। फिलहाल इकोनॉमी को लेकर इतना कहा जा सकता है कि बुरा वक्त बीत गया है। जल्दी ही रिटेल महंगाई दर में गिरावट आ सकती है तथा इकोनॉमी में सुधार देखने को मिल सकता है। अगर स्थितियां ठीक रही तो आने वाले समय में ब्याज दरों में और कटौती होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। एमपीसी द्वारा गुरुवार को जारी मिनट्स में कहा गया कि खाद्य वस्तुओं में तेजी परेशानी का सबसे बड़ा कारण है। रिटेल महंगाई दर जो अभी 6% से ऊपर चली गई है, उसके पीछे भी खाद्य वस्तुओं में तेजी से कम भूमिका। हालांकि एनपीसी का मानना है कि दूसरी छमाही में रिटेल महंगाई दर में गिरावट देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि रिटेल महंगाई की दर 6% के आसपास ही रहे, मगर इसमें ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी। अगर खाद्य वस्तुओं की कीमतों में कुछ गिरावट देखने को मिली तो रिटेल महंगाई दर में ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। हिमालय से गायब होती मधुमक्खियां, तितलियों ने बढ़ाई चिंता। हिमालय से गायब होती मधुमक्खियों, तितलियों ने बढ़ाई चिंता। हिमालय क्षेत्र में मधुमक्खियों, तितलियों और मक्खियों सहित ऐसे अन्य परागणों की प्रजातियां नाम मात्र रह गई हैं जो पर्यावरण के लिए खतरे का संकेत है। नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज के शोध में सामने जानकारी चिंता बढ़ाने वाली। ग्लोबल वार्मिंग, रासायनिक खाद और कीटनाशक के अंधाधुंध उपयोग की इसका कारक माना जा रहा है। लेह लद्दाख, लाहौल स्पीति और उत्तराखंड के ट्रांस हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पतियों के बावजूद बनाए रखना पहाड़ जैसी चुनौती बनता दिख रहा है। एक समस्या यह भी है कि इन क्षेत्रों में बहुत अधिक ऊंचाई के कारण अधिकांश भाग बर्फ में ढका रहता है। ऐसे में यहाँ वैसे ही बहुत कम वनस्पति पाई जाती है। इसमें अधिकांश का उपयोग औषधि के रूप में होता है। भारतीय वन्यजीव संस्थान ने स्थानीय लोगों की विचारधारा और परागण कार्यों के संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज को एक प्रोजेक्ट सौंपा था। शोध में चौंकाने वाले तथ्य सामने है। ट्रांस हिमालय क्षेत्र में मधुमक्खियों की 51, तितलियों की 60, मक्खियों की मात्र 17 प्रजातियां मिली। यह संख्या आदर्श स्थिति की तुलना में नाममात्र रखी जा रही है। बता दें कि परागणों कीटों द्वारा पराग का एक दूसरे से दूसरे फूल में पहुंचना, जिसे परागण कहते हैं, पादप प्रजनन की एक अहम प्रक्रिया। लिहाजा परागणों की तेजी से घटती संख्या पर्यावरण तंत्र के लिए बड़ी चुनौती है। मानव गतिविधियों में बढ़ोतरी, फसल चक्र में बदलाव और भूमि विखंडन के कारण भी परागणों की संख्या में कमी आ रही है। परागण अक्सर सुबह या फिर शाम के समय फूलों पर मंडराते हैं। कीटनाशक का छिड़काव करने के लिए किसान यही समय चुनते हैं। इससे परागणों की मौत हो रही है। मधुमक्खियां पालन की तरफ से उचित ध्यान नहीं दी जा रही हैं। 1.80 लाख पादप प्रजातियां परागणों पर प्रजनन के लिए निर्भर। 1.50 लाख परागण प्रजातियां मात्र फूलों पर मंडराती हैं, जिसमें 30,000 केवल मधुमक्खियां हैं। घटती संख्या। प्रधानमंत्री मोदी ने पाती में उकेरा धोनी का महत्व। प्रधानमंत्री ने हाल में संन्यास लेने वाले पूर्व भारतीय कप्तान को बताया कि नए भारत की भावना का उदाहरण। धोनी ने भी जताया आभार। 2 बार के विश्व विजेता पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें पत्र लिखा। इस पत्र में मोदी ने लिखा कि धोनी नए भारत के उदाहरण है जिसमें परिवार के नाम से किस्मत नहीं लिखी जाती। जवाब में धोनी ने आभार जताते हुए गुरुवार को अपने ट्विटर पेज पर यह मात्र साझा किया। शनिवार को इंस्टाग्राम, मैं पल दो पल का शायर गीत के साथ मुझे शाम 7:29 से रिटायर्ड समझे। संदेश डालकर सभी को हैरान कर देने के बाद सोशल मीडिया पर धोनी की पहली पोस्ट है। मोदी ने पत्र लिखा, आप नए भारत की भावना के महत्वपूर्ण उदाहरणों में से एक हैं, जिसमें युवाओं का भाग्य परिवार के नाम से नहीं लिखा जाता, वे खुद अपना नाम और भाग्य बनाते हैं। एक छोटे शहर के साधारण परिवार से आने के बाद आप राष्ट्रीय स्तर पर चमके और अपना नाम रोशन करने के साथ ही भारत को गौरवान्वित किया, जो सबसे महत्वपूर्ण है। मोदी ने धोनी के प्रभाव को असाधारण बताते हुए लिखा, धोनी का नाम सिर्फ आंकड़ों या मैच जिताने भूमिका के लिए याद नहीं रखा जाएगा, सिर्फ एक खिलाड़ी के तौर पर उनका आकलन अन्याय होगा। मोदी ने लिखा, दबाव के क्षणों में युवाओं पर भरोसा करने का
आपका अंदाज देश की युवा पीढ़ी पर प्रेरित करता है। 2007 के T20 विश्व कप का फाइनल इसका प्रबल उदाहरण है। आज की युवा पीढ़ी निर्णायक क्षणों में अपना धैर्य नहीं खोती। वह यह बात अपने आप के पारियों और मोचों में देखी रही। आप कैसा भी हेयर स्टाइल रखें, लेकिन जीत या हार में आपका धैर्य संतुलन हर युवा के लिए एक सबक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि धोनी की कामयाबी और व्यवहार उन करोड़ों युवकों की ताकत और प्रेरणा देता है जो उनकी तरह बड़े स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़े या पढ़े बड़े परिवारों से नहीं, लेकिन उसमें इतनी प्रतिभा है कि उच्चतम स्तर पर अलग पहचान बना सके। धोनी को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कप्तानों और विकेटकीपरों में शामिल करते हुए मोदी ने कहा, आपका नाम इतिहास में विश्व के बल्लेबाजों, दिग्गजों, महान कप्तानों और सर्वश्रेष्ठ विकेटकीपरों में शुमार किया जाएगा। कठिन परिस्थितियों में आप भरोसेमंद साबित हुए। मैच को खत्म करने की आपकी शैली और 2011 विश्व कप के छक्कों से समाप्त करना लोगों के दिलो दिमाग पर हमेशा अंकित रहेगा। मैं रत्नभूषण महेंद्र सिंह धोनी को सत बधाई देता हूं। उनके जैसा व्यक्ति, उनके जैसा खिलाड़ी, उनके जैसा एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश के लिए बहुत ही अच्छा काम कर गया। आपको सत मेरा नमन। महज नारा नहीं है रक्षा में आत्मनिर्भरता। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी के आग्रह की असली परीक्षा तब होती है जब युद्ध के बादल घूमड़ने लगते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना और फैसले का ऐलान किया है। इसके तहत तोपों, लड़ाकू विमानों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, टैंकों, युद्धपोतों आदि 101 ऐसे उत्पादों की सूची जारी की गई जिनका अगले 5 सालों तक आयात नहीं किया जाना है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस सूची का और विस्तार होगा। रक्षा मंत्रालय का यह इरादा निश्चय ही सराहना है, क्योंकि इससे भारतीय सेनाएं न केवल विदेशी हथियारों पर अपनी निर्भरता समाप्त करेंगी, बल्कि युद्ध के वक्त किसी देश द्वारा शस्त्र प्रणालियों को सप्लाई रोक देने के खतरे में भी बचे रहेंगी। इस नीति से भारत की अर्थव्यवस्था का विस्तार होगा और लाखों भारतीयों को रोजगार मिलेगा। लेकिन इस फैसले को व्यवहार में लाने के साथ हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इसकी वजह से हमारी सैन्य ताकत से किसी तरह का समझौता न हो। देसी रक्षा उद्योग। इस फैसले के मद्देनज़र सवाल यह उठता है कि क्या भारतीय रक्षा उद्योग इतना सक्षम है कि वह मौजूदा सामरिक चुनौतियों का मुकाबला करने लायक शस्त्र प्रणालियों को तयशुदा वक्त में सेनाओं को सौंप सकेगा। आखिर जब युद्ध होगा तो हमें दुश्मन के हथियारों के मुकाबले बेहतर संहारक क्षमता वाले हथियार अपने सैनिकों को देने होंगे। युद्ध के दौरान सेनाएं केवल इस आधार पर किसी खास शस्त्र प्रणाली का उपयोग नहीं करेंगी, वे देश में बनी है, जिसमें कोई शक नहीं कि भारतीय सेनाओं को कई ऐसी शस्त्र प्रणालियां भारतीयों ने बना कर दी हैं जिनका भारत आयात नहीं कर सकता था और जिनकी वैश्विक बिक्री पर MTR मिसाइल तकनीक प्रसार पर रोक व्यवस्था जैसी कई अंतर्राष्ट्रीय संधियां के जरिए रोक लगा दी गई हैं। इसमें लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल शामिल है, जिसके भारत में निर्माण पर 90 के दशक के दौरान अमेरिका और पश्चिमी देश नाक भौं सिकोड़ते थे। लेकिन भारतीय मिसाइल वैज्ञानिकों ने पश्चिमी मुल्कों द्वारा लगाए गए सभी अड़ंगों को पार करते हुए देश को अग्नि, पृथ्वी, आकाश, निर्भय, ब्रह्मोस, धनुष, K4, K15 जैसी मिसाइलें दी हैं। अग्नि जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें परमाणु बमों से भी लैस हो सकती हैं, जिनकी बदौलत हमारी सेनाएं चीन के सामने डट कर खड़ी हैं। लेकिन परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल युद्ध में ब्रह्मोस की तरह तब किया जा सकता है जब लड़ाकू विमान, टैंक, युद्धपोतों और तोपों की बदौलत हम दुश्मन की बढ़त को रोकने में नाकाम होने लगते हैं। सवाल यह है कि क्या भारत ऐसे टैंकों, लड़ाकू विमानों और तोपों पर अपनी तकनीकी क्षमता पर स्वदेशी उत्पादन कर रहा है। बैलिस्टिक मिसाइलों के स्वदेशी विकास और उत्पादन में जो राष्ट्रीय संकल्प देखा गया है, वही संकल्प टैंकों और लड़ाकू विमानों के स्वदेशी उत्पादन को लेकर नहीं देखा गया। यही वजह है कि हम विश्व स्तर के लड़ाकू टैंक और विमान नहीं बना सके। हालांकि भारतीय सेना के लिए विमान पोत, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और परमाणु पनडुब्बी का स्वदेशी निर्माण हुआ है, लेकिन वायुसेना के लिए जो लड़ाकू विमान लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LSCA हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने 3 दशक की कोशिशों के बाद बना दिए हैं, उन्हें वायुसेना ने अभी काफ़ी झिझक के साथ स्वीकार किया है। LSC तेजस के युद्ध में सीमित हवाई रक्षा भूमिका की होगी। इससे अगली पीढ़ी के विमान, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के विकास का काम चल रहा है, लेकिन यह विमान 1 दशक के पहले भारतीय वायुसेना को सौंपा जा सकेगा, इसमें संदेह है।